नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे और उसमें भी मौर्य काल आज हम शुरू कर रहे हैं। आज ये पहला वीडियो होगा मौर्य काल का, और उसके बाद जितने भी वीडियो बनेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। पढ़ते पहले मौर्य काल। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लगा करके 185 ईसा पूर्व। पहले पढ़ते इनके बैकग्राउंड के रूप में। उस समय यूनान का शासक हुआ करता था, उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर ने उस समय पूरे यूनान को जीत लिया और उनका अगला पड़ाव था भारत की तरफ। वैसे उस समय भारत नाम की कोई भौगोलिक स्थिति तो थी नहीं। भारत में उस समय थे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद 16 महाजनपद उस समय भारत में थे। अब भारत की इधर वाली सीमा, इधर ईरान है और इधर अपना गांधार है। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला उस समय का था विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था ये। पूरी दुनिया के कई जानी मानी हस्तियां यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। इसमें से एक आचार्य था, उसका नाम था चाणक्य। जब सिकंदर का अभियान भारत की तरफ बढ़ रहा था, तब यहाँ पर एक आचार्य बैठक होती है ना। आचार्य बैठक में चाणक्य से भी आचार्य के बाद सामने बात रखता है कि क्यों ना हम भी सिकंदर के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सिकंदर दुनिया की है ना विश्व की जीत की तरफ विश्व विजेता बनकर के पूरी दुनिया को जीतने की तरफ बढ़ चुका है। तब चाणक्य ने ऐसा प्रस्ताव रखा, आचार्य से बैठते हैं, भाई क्या हो सकता है। तब चाणक्य ने कहा कि अखंड भारत का निर्माण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अखंड भारत का निर्माण करना पड़ेगा। तो अखंड भारत क्या, तो इन 16 महाजनपद हैं, इन सबको एक करो। एक करके यूनियन इज स्ट्रेंथ, एक करके हम सब मिलकर के सिकंदर का मुकाबला कर सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल है। तब जब आचार्य हर्षे कि ये क्या हो सकता है, क्या इन सभी को एक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब की साम्राज्यवादी नीति थी। ये सभी एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, एक दूसरे का राज्य हड़पने में लगे हुए थे, और इन सबको एक मंच पर लाना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी इसका बीड़ा उठाया चाणक्य ने। और उस समय सबसे बड़ा जो जनपद था, उस समय सबसे बड़ा जनपद था भारत का, वो था मगध। मगध की राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र। अब इधर मगध है, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तब ये प्रस्ताव लेकर के मगध आता है। मगध पर उस समय नंद वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? नंद वंश का। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद। ठीक है। उस समय वर्तमान में शासन कौन थे? वर्तमान में उसमें शासक थे घनानंद। इन्होंने कहा भाई सबसे बड़ी जो ताकत है वो मगध है, मगध से ही मिलो। सबसे पहले मगध के राजा को समझाया जाए और उसके बाद सभी हिंदुस्तान के राजाओं को एक करके
सिकंदर के खिलाफ तैयार करना है। घनानंद एक प्रकार का घमंडी राजा था। ये चाणक्य आता है इनके दरबार के बाहर, अंगरक्षक थे, उनको कहता है राजा से मिलना है। तो इन्होंने कहा राजा बिजी है। 2 दिन तक कहते हैं कि चाणक्य इनका वेट करता रहा। अंत में जब चाणक्य को लगा कि राजा बिजी वास्तव में क्या कर रहे हैं, जब ये चाणक्य घनानंद के दरबार में जबरन प्रवेश करते हैं, तब घनानंद का असली चेहरा सामने आ जाता है। और घनानंद हैं वो चाणक्य से कहते हैं आप कौन हो अंदर आने वाले। तब ये कहते हैं मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ, चाणक्य मेरा नाम है और मैं इसलिए आया हूँ। तब वो कहते हैं बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती करते थे चाणक्य की, और चाणक्य को वहां से धक्का दे करके भगा दे, जाओ यहाँ से। तब चाणक्य वहां एक प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मैं इस नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। और वो वहां से निकल जाता है। उधर ये वापस आप भारत के दृश्य में देखते हैं ना, तो ये इधर पड़ता है तक्षशिला, और इधर पड़ता है नालंदा। ये तक्षशिला उसमें गांधार की राजधानी हुआ करती, ईरान की सीमा लगती है, यहाँ पड़ता है। इधर पड़ता है मगध जो वर्तमान बिहार में। यहाँ से वापस रवाना हो जाता है। रवाना पास में ही एक बालक, कुछ बालक थे वो खेल रहे थे। उसमें एक बालक ऐसा था जो सबको बता रहे ऐसा नहीं करना, वैसा करना चाहिए, ये तो सही नहीं है, तू सही कर रहा है, ऐसा कुछ निर्देश दे रहा था। वो चाणक्य वहां रुकता है, उस बालक को देखता है। उस बालक में वो सभी गुण देखते हैं कि ये बालक भविष्य में कुछ कर सकता है, पुत्र के पग पालने में दिखते हैं। जब ऐसा लगता है तो उस बालक को बुलाते हैं, बेटा कौन हो तुम। तो किशोर जी मैं यहाँ जंगलों में मम्मी के साथ रहते हैं, मेरे मामा जी भी यही रहते हैं। तो पापा जी तक, पापा जी मेरे पहले वो सामंत थे, उनका नंद वंश के राजाओं ने नाश कर दिया है, अब हम ये मम्मी के साथ झोपड़ी में रहते हैं। तब कहते हैं मम्मी से मिलो। मम्मी से मिलते हैं तो मम्मी को कहते हैं कि ये बालक है, इसको आप कहो तो मैं विश्वविद्यालय लेकर के इनको शिक्षा दूँ। तब वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमारा बालक पढ़ेगा। तब वो उस बालक को लेकर के तक्षशिला विश्वविद्यालय आ जाते हैं, और तक्षशिला विश्वविद्यालय ला करके उस बालक को पढ़ाते हैं 8 वर्ष। 8 वर्ष तक उस बालक को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य में अब शासक के संपूर्ण गुण है ना वो आ गए। अब यहाँ से सबसे पहले प्रैक्टिकल करता है इधर पंजाब की तरफ, क्योंकि सिकंदर था वो इधर पंजाब तक आ गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर पंजाब तक आ गया था, है ना। वो 5 नदियों वाला प्रदेश जीत लिया था। और उसके बाद कहते हैं कि एक महामारी फैल गई, जैसे कोरोना है उसी प्रकार की महामारी फैली थी। इस वजह से सिकंदर को वापस अपने यूनान जाना पड़ा, और यूनान जाने के बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो अब ये यूनानियों के कब्जे में था। प्रैक्टिकल किया सबसे पहले पंजाब पर, और पंजाब से यूनानियों को भगा दिया। यूनानियों को भगाया, लेकिन उनकी मेन जो उनका मुद्दा था वो था मगध को अपने कब्जे में करना। उसके बाद वो सेना लेकर के मगध की तरफ रवाना होते हैं, और घनानंद की हत्या कर देते हैं। घनानंद की हत्या करके वो राजा बन जाते हैं, और वो बनते हैं 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ये तो थी कुछ बैकग्राउंड
कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना। अब 322 ईसा पूर्व में अब चंद्रगुप्त मौर्य उस देश का राजा बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने के बाद 322 ईसा पूर्व में शासक बनता है। कहाँ का बनता है? मगध का। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। अब वो यहाँ से पूरे भारत पर अधिकार करता है, एक एक करके सबको जीतता है। उधर पंजाब पहले यूनानी थे, यूनानियों का पहले यहाँ शासन हुआ करता था। उधर बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके जो मंत्री थे उन सब में के मध्य विद्रोह की स्थिति हो गई और सबने अपने अपने राज्य ले लिए। तो उधर उनका एक सेनापति था, वो था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने सीरिया को जीत लिया। सेल्यूकस ने सीरिया को जीत लिया और सीरिया जीतने के बाद उसने निकोटर की उपाधि धारण की। सेल्यूकस ने सीरिया युद्ध के बाद निकोटर की उपाधि धारण की और अब वो पंजाब की तरफ आता है। पंजाब में सिंधु नदी के आसपास पहुंचता है। सिंधु नदी के पास सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब और व्यास तक आ जाता है। व्यास नदी पर आकर के वो युद्ध की तैयारी करता है। उधर चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी सेना लेकर के व्यास नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है, सेल्यूकस और इनके मध्य। और सेल्यूकस को इस प्रकार घेर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कि अब सेल्यूकस जान बचाने के लिए तड़प रहे हैं। उस समय सेल्यूकस इनसे करते हैं, सेल्यूकस है वो कहते हैं मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ, मुझे वार्ता करो, समझौता कर लूंगा मैं, और मुझे किसी न किसी प्रकार से बचा दो, ऐसा कहते हैं। तब कहते हैं कि संधि करता है। संधि में एक तो हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, ये इलाका है वो सेल्यूकस है वो इस चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं, ये लो आपके इलाके और मुझे किसी न किसी प्रकार से बचाओ। यानी यहाँ हेरात तक अधिकार हो गया। हेरात वर्तमान अफगानिस्तान में है, ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। मैं पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहा हूँ, अपने पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक इनका अधिकार हो गया है ना, लगभग रावलपिंडी तक चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। तब आपने इतना किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा मैं भी कुछ दूं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिफ्ट में दिए 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिफ्ट में कितने दिए? 500 हाथी दिए। किसको दिए? सेल्यूकस को। कितने दिए? 500 हाथी दिए। पहली बार हाथी को देखा, देखने बाद उसको लगा ये क्या है। पूछा भाई मौर्य साहब ये है क्या आखिर? तब ये एक प्रकार का ऐसा जानवर है जिनसे युद्ध जीते जाते हैं। तब अच्छा आपने युद्ध इनसे जीता है क्या? तब हाँ जी। तब ये तो बहुत ज्यादा खाता होगा, अब ये तो पूरा यूनान खा लेगा, इतना बड़ा जानवर है। तब वो इसकी इम्पोर्टेंस समझाते हैं, युद्ध में काम आता है, बहुत काम में आता है ये। तब सेल्यूकस निकोटर का तो बहुत बढ़िया जिंदा दिली आदमी है चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत अच्छा इंसान है, 26-27 साल का लड़का है। तब इसने देर न की और एक प्रस्ताव भेजा चंद्रगुप्त मौर्य को कि अगर एक बात और अगर आपको और मैं करता हूं तब क्या हमारा जो संबंध है उसको स्थायी बनाया जाए। आपका और हमारा जो संबंध है ना, अभी ये संधि वार्ता केवल संधि ही न रहे, इसको स्थायी किया जाए। तब कैसे? तब मेरी पुत्री
मेरी पुत्री भी अभी विवाह की योग्य बनी है, नाम था हेलेना। हेलेना की जगह हेलन भी लिखा होता है, एक ही है ना। पुत्री हेलन है, हेलेना का विवाह आपसे आप स्वीकार करो। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य है वो स्वीकार कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की क्या हो जाती है, शादी। ये उस समय प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अंतरराष्ट्रीय विवाह था कौन किसका, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का सबसे इंपॉर्टेंट विवाह था। ये हुआ था 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था, वो हुआ था हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य ये हुआ था। उसके बाद ये सेल्यूकस अपने देश वापस चला जाता है। उधर चंद्रगुप्त मौर्य पूरे देश पर अधिकार करते था। उस समय एकाएक पूरे भारत के अंदर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें अकाल पड़ता है, भयंकर अकाल। और चंद्रगुप्त मौर्य अकाल रात का, जिसमें आजकल कोरोना की वजह से कोरोना बाद रात के कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल रात के कार्य प्रारंभ कर दिए। लेकिन 1 साल 2 साल 3 4 4 साल बीत गए, अकाल थमने का नाम नहीं ले रहा था, बारिश हो नहीं रही थी। इस वजह से एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही ऐसा दिल पिघल गया और कई पंडितों को बुलाया, अपने दरबार में बुलाया, है ना, कि पंडित जी, सब पंडित जाने माने हिंदुस्तानी पंडित वहाँ इकट्ठे हुए। यानी पंडितों के बाद टीपणा होता है, टीपणा होता है जिसमें मंत्र वगैरह यज्ञों के यहाँ पे ज्योतिष की जानकारी होती है। तब इनको कहा आप अपने ज्योतिष खोलो, क्या है, कितने साल तक और ये काल रहेगा, अब और क्या हो सकता है। तब कहते हैं कि इस टीपणे के अंदर एक साधु था, जैन साधु भद्रबाहु। उस जैन साधु भद्रबाहु ने कहा कि साहब ये आपके कर्मों का फल है, ये आपके कर्मों का फल है। तो जी क्या, तो क्या आपने 16 महाजनपदों के राजाओं को हराया है, वो सब राजा बनना चाहते थे, और उसके बाद भयंकर नरसंहार भी हुए होंगे वहाँ। इस वजह से आपके कर्मों का फल है, आपने इतने कुकर्म किए हैं। तो कब इससे कोई रास्ता, तो इससे कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो आप आपकी आंखों के सामने कभी भी इस देश को सुखी नहीं देख पाओगे। ये कहते ये बात है क्या? तब हाँ जी ये बात है। तब कहते हैं कि वो 298 ईसा पूर्व अपना पुत्र था बिंदुसार को राजा घोषित कर देता है और स्वयं ही भद्रबाहु के साथ जैन धर्म स्वीकार कर देता है और जाता है। दक्षिण भारत का एक स्थान है श्रवणबेलगोला। आ जाता है कर्नाटक। वर्तमान में ये कर्नाटक में है, उसमें दक्षिण भारत में पड़ता है। नाम है श्रवणबेलगोला नामक स्थान जाता है। श्रवणबेलगोला नामक स्थान जाकर के ये जैन धर्म स्वीकार करके वहाँ करता है संतारा क्या हो, वॉट संतारा ये होता है कि आदमी खाना पानी छोड़ देता है और उसके बाद अन्न पानी छोड़ने के बाद कुछ दिनों बाद उस आदमी की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। ऐसा हुआ है उस हिंदुस्तानी महान सम्राट के साथ, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हमें मिलती है, एक तो मिलती है मेगस्थनीस सेल्यूकस का
का दार्शनिक था। सेल्यूकस का ये दार्शनिक था। उसने पुस्तक लिखी थी। वर्तमान में ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। कुछ इसके पेज उपलब्ध है। पुस्तक का नाम था इंडिका, बहुत ही फेमस पुस्तक। उसमें उसने भारत की जानकारी इस इंडिका में दी है। इस इंडिका में बताया उस समय भारत में घरों में ताले नहीं लगते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे, सभी संपन्न थे, गायों के बारे में जानकारी मिलती है, सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भारतीय थे। दूसरी मिलती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, राजनीति की सबसे बड़ी पुस्तक है। उस समय राजनीति विज्ञान अपने आप में अलग किताब नहीं हुआ करती थी, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आती थी। राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने। ये क्यों लिखी? ये लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कि आपको किस प्रकार से शासन का संचालन करना है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, वो कौन था? वो था आचार्य चाणक्य था। तो चाणक्य ने पुस्तक लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के लिखी। इसको आजकल उसी पुस्तक को संविधान माना। उसमें वहाँ का क्या था? वो संविधान था।